भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। भ्रष्टाचार 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 के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपको मालूम है कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, वो बेल पर बाहर आ गए हैं और साफ तौर पर कोर्ट ने एक ही बुनियाद रखी अपने इस फैसले को देते वक्त। उन्होंने कहा कि 6 महीने से ज्यादा आपने इस व्यक्ति को जेल में रखा ईडी ने, लेकिन आप ये तक साबित नहीं कर पाए कि पैसा इन्होंने लिया। वो पैसा कहाँ है, वो मनी ट्रेल कहाँ है? हमें बताइए कि किस तरह से हाथ बदला गया है। 2 करोड़ रुपए लेने का उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्हीं के घर पे ये 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साफ पता चलता है इस बात से कि किस तरह से 6 महीने के बावजूद भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी नरेंद्र मोदी के अंदर काम करने वाली जो जांच एजेंसियां हैं, वो साफ तौर पर नतमस्तक होकर एक तरह के चुनाव प्रचार का काम कर रही हैं। नरेंद्र मोदी का जो मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रही हैं। 10 साल गुजर जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी जो जगह जगह जाकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, भाषणबाजियां कर रहे हैं, उसमें रुद्रपुर में भाषण दिया उन्होंने। अभी 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी के ही यूट्यूब से मैंने ये भाषण लिया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हंसा जाए या रोया जाए या उनसे सवाल पूछे जाएं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं हैं, किसी सवाल के लिए वो मुहैया होते नहीं हैं। सीधे तौर पर सीधे मुंह से नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में, वो आदमी जिसको 2 टर्म मिल चुके हैं, जिसको 10 साल मिल चुका हो, जो एंटी करप्शन रथ पे सवार होकर घोड़ा दौड़ाता हुआ जो व्यक्ति आया हो कि भारत से भ्रष्टाचार मैं खत्म कर दूंगा, काला धन खत्म कर दूंगा, सबको 15 लाख रुपए में दूंगा, वो व्यक्ति अब 10 साल के बाद ये कह रहा है कि नहीं, मुझे आप 15 साल दीजिए। वो व्यक्ति जो कहता था कि आपने कांग्रेस पार्टी को 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दे दीजिए, मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा यहां से, देश से, वो व्यक्ति अब तीसरे टर्म की बात कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचारी हटाओ, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार बचाओ और भ्रष्टाचारी को बचाओ। बताइए, मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बताइए। थोड़ी देर में भाषण सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले वो अपने चिर परिचित अंदाज में नरेंद्र मोदी नजर आए। यहाँ एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस, इसकी हेडलाइन आप देखिए। ये पहली हेडलाइन के बाद नीचे ये यहाँ पर ये कहता है एक्सप्रेस का इन्वेस्टिगेशन, इसको आप पढ़िए। और ये कहता है कि किस तरीके से पिछले 10 साल में 25 लोगों ने, ये कहता है पिछले 10 साल में 2014 से 25 ऑपोजिशन लीडर्स ने करप्शन चार्जेस उनके ऊपर थे, जिसमें से 23 को जो है राहत मिल गई है बीजेपी ज्वाइन करते हुए। विपक्षी नेताओं ने, जिन 25 ने ज्वाइन किया था, उनमें से 23 को राहत मिल गई है, यानी ठंडे बस्ते में या तो उनके केसेस डाल दिए गए हैं या फिर पूरे तरीके से उनके ऊपर केस हटा दिए गए हैं। ये पूरे तरीके से जो बीजेपी की भ्रष्टाचार बचाओ या कहूंगी भ्रष्टाचार के दाग मिटाओ जो मशीन है इनकी, जो वॉशिंग मशीन, जो अब इतनी बदनाम हो चुकी है कि उस पर इतने मीम बन चुके हैं कि ईडी किस तरह से काम कर रही है, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन की तरह से। यहाँ पर मैं केस बाय केस आऊंगी इन पूरे 23 लोगों के ऊपर, एक पूरा सिलसिलेवार तरीके से, बहुत तफसील से इंडियन एक्सप्रेस ने यह स्टोरी छापी है, जिसकी हेडलाइन ही कहती है पवार से लेकर पटेल, अधिकारी और शर्मा तक कैसे सबके केस क्लोज किए गए और बाकी को कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया गया। ये खबर आप ये देखिए, कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया गया और बाकी को के ऊपर केस जो है वो क्लोज कर दिए गए। सिलसिलेवार तरीके से आऊंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में क्या कहा, किस तरह की नारेबाजी हुई। वही नरेंद्र मोदी, जब लगता था कितना कमिटमेंट है इस इंसान के अंदर, ये बिल्कुल पूरे देश को चुस्त और दुरुस्त कर देगा, आज इसी पर हंसी आती है जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को
पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो भ्रष्टाचार हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? बताइए भाइयों और बहनों, बताइए भ्रष्टाचार हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए, क्राउड कह रहा है। किराए पर आए हुए वो लोग, क्योंकि अगर ये असली वोटर होते तो कहते मोदी जी मैंने आपको 2014 में आपको वोट दिया, फिर मैंने आपको 2019 में वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों बार ऐसा नहीं कर पाए। आपने मेरी जिंदगी के 10 साल तबाह कर दिए, मुझे 15 लाख रुपए भी नहीं दिए। तमाम तरह के जो काले धन से जुड़े हुए लोग थे उनको आपने देश के बाहर जाने दिया। डीमोनेटाइजेशन करके पूरे देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। उसके बावजूद भी 96% पैसा वापस आ गया। तो अब बचा क्या आखिर? कौन सी ऐसी चीज है जो नरेंद्र मोदी कर देंगे जिसके लिए वो ये कह रहे हैं कि अब फिर से मुझ पे विश्वास कीजिए, अब तीसरा टर्म भी आप मुझको दे दीजिए। तो आप ये देखिए कि दूसरा जो भाषण है उनका, वो भी मैं आपको कुछ ही पलों में दिखाऊंगी। लेकिन ये जो पता चलता है कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, तरह तरह की मीम्स आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ। उनमें से ये बड़ी दिलचस्प मीम थी, आइए इसको देख लेते हैं। किस तरह से जो सैटारिस्ट हैं, जो लोग व्यंग करते हैं, वो भी अब सीधे शब्दों में किस तरह से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का सिर्फ एक ही चेहरा है, भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है। आइए देखते हैं ये मीम। हम लोग ईडी से हैं। काला धन दिखाओ, काला धन। रुक जा माई बाप आवत है। दूध के धुले हुए हैं, ये तो अपने आदमी हैं। चलो 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 चलो। तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की तो पूरे तरीके से इजाजत है। सिर्फ फर्क ये है कि इजाजत विपक्ष को नहीं है, इजाजत है सत्ता पक्ष को। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में हमारे सामने आया, जिसमें आधा एग्जैक्टली पूरे तरीके से आधा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का 8,000 करोड़ था वो बीजेपी को मिला। और वो भी किस तरह से मिला आप जानते हैं अच्छे तरीके से। एक एक्सटॉर्शन का, एक वसूली का रैकेट बनाया गया सीबीआई को, ईडी को, और इसी की बुनियाद पे मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को ये बयान देना पड़ा। ये मैं बयान आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किस तरीके से खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई के ही कार्यक्रम में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों पर, महत्वपूर्ण उनकी टिप्पणी थी कि जांच एजेंसियां बहुत सारा काम कर रही हैं लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कोप बढ़ा दिया गया है सीबीआई का। जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ अपराध शामिल हैं। यानी वो सीधे तौर पे ये कह रहे थे कि जांच एजेंसियों को देश के अंदर नहीं, देश के बाहर जो दुश्मन हैं, देश के बाहर वो लोग जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं कहूंगी एक तरह से जांच एजेंसियों पर टिप्पणी करने का सीधे तौर पर काम किया। और आपको तो मालूम है सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया कि मुंह की खानी पड़ी थी ईडी को जब उनके पास जवाब नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर हमें बताइए 6 महीने में आपने क्या जांच की है, आपको किस तरह मिले सबूत। तो मैं अब केसेस पे आ जाती हूँ कि इजाजत तो हर तरह की है, लेकिन ये सिर्फ इजाजत नहीं है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो करें, इस बात की इजाजत नहीं है। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो क्या बताता है? आंकड़ा ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार पहले जिसे हम देख रहे थे, जो छिप के होता था, वो अब धड़ल्ले से हो रहा है। जांच एजेंसियां बाकायदा इसमें उनका साथ दे रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और इन्होंने लोअर जुडिशरी है उसको भी काफी हद तक अपने पंजे में जकड़ने की कोशिश की है। तो इन पूरी संभावनाओं को हम ये देख रहे हैं कि कैसे परिवारवाद के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पर नरेंद्र मोदी अक्सर भाषणबाजी किया करते हैं। पिछले 10 साल में न जाने कितने भाषण दिए होंगे, लेकिन ये जिस तरह से सामने आ रहा है कि एक नेताओं का जो पूरा एक समूह है वो मिलकर कर रहा है, चाहे वो डायनेस्ट है या नहीं है। अब साल 2014 के बाद 25 जाने माने नेताओं पर जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एक पार्टी के नेता नहीं थे। इसमें 10 कांग्रेस के हैं, इसके अलावा 4 जो हैं वो महाराष्ट्र की एनसीपी के हैं
और महाराष्ट्र की शिवसेना के हैं। इसके अलावा 3 तृणमूल कांग्रेस के हैं और 2 टीडीपी के हैं। इसके अलावा एक समाजवादी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भी हैं। अलग अलग ये पार्टियों के ये नेता हैं। इसमें इंडियन एक्सप्रेस में 2022 में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें बताया था कि 2014 के बाद जो भारत की जांच एजेंसियां हैं, जिसमें उन्होंने केसेस फाइल किए हैं, छापेमारी की है भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, उसमें 95% जो नेता हैं वो विपक्ष के हैं। यानी सत्ता में जो बैठी पार्टी है वो अपने हाथ धो रही है, वो बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं सिर्फ वही भ्रष्टाचारी हैं, वही दागदार हैं जिनके ऊपर छापेमारी का काम हो रहा है। तो आंकड़ों से साफ तौर पे ये साफ हो जाता है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने जो सियासी आका हैं उनके लिए काम कर रही हैं, ना कि संविधान के लिए और आम जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए उससे बिल्कुल नहीं। और इसीलिए बार बार जो है बीजेपी से जोड़ा जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। अब ये देखिए, आपकी पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसा होता रहा है, लेकिन अब जिस धड़ल्ले के साथ हो रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। केस नंबर 1 देखिए, अजीत पवार का केस है। 2020 में जो भाजपा के खिलाफ जो महाविकास अघाड़ी बनी थी, ये कोalition जो गवर्नमेंट थी, इस पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एनसीपी से भाजपा के साथ जो एनडीए बनी हुई थी वो 2023 में शामिल हो गए एनसीपी से आकर जो अजीत पवार थे। ईडी ने इनके खिलाफ जो मामले थे उसमें क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी और एप्लीकेशन इसकी दायर कर दी कि ये मामले इनके खिलाफ खत्म कर दिए जाएं। अजीत पवार का मामला। केस नंबर 2 देखिए, प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, और जाहिर है कि 111 हवाई जहाज खरीदने के मामले में इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। सीबीआई और ईडी दोनों के जरिए, और दोनों इनकी छानबीन कर रहे थे। जो प्रफुल्ल पटेल हैं उन्होंने भी मंत्री रहते हुए कि इस तरह के कानून बनाए थे कि जो विदेशी एयरलाइंस हैं उनको फायदा पहुंचे, और साल 2023 का ये जिक्र है जब भाजपा में वो शामिल हो गए थे एनडीए में, और उनको भी तमाम तरह के आरोपों से आजादी मिल गई है। केस नंबर 3 प्रताप सरनायक का है, शिवसेना के प्रवक्ता थे। नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में धोखाधड़ी का इनके ऊपर आरोप था और ईडी ने इनके ऊपर मामला दर्ज किया था। सिक्योरिटी फर्म की उनकी कंपनी भी है और ईडी ने छापा मारा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन्होंने चिट्ठी लिखकर शिवसेना के जो मैं कहूँगी सुप्रीमो हैं उद्धव ठाकरे, उनसे कहा था कि ईडी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, शिवसेना को भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। शिवसेना तो जाहिर है भाजपा में शामिल नहीं हुई, लेकिन शिवसेना टूट गई और ये साहब जो हैं 2022 में, जून 2022 में एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए और अब उनके ऊपर बिल्कुल ठंडे बस्ते में, जिसको एक्सप्रेस कह रहा है कोल्ड स्टोरेज में, ये पूरा मामला चला गया है। अगला मामला आता है उस व्यक्ति का जो प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, कंपटीशन में लगा हुआ है कि सबसे ज्यादा कम्युनल मिनिस्टर कौन, सबसे ज्यादा कम्युनल चीफ मिनिस्टर कौन। हेमंत बिस्व शर्मा अपना मुकाबला कर रहे हैं गुजरात के उस दौर के नरेंद्र मोदी से और इस दौर के आदित्यनाथ से कि मैं उनसे ज्यादा सांप्रदायिक होकर दिखाऊंगा, उनसे ज्यादा सांप्रदायिक बयान में देके दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि इनका एक काला इतिहास रहा है। जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी साल 2014-15 में कांग्रेस के नेता होते थे। ईडी और सीबीआई में 2014-15 में शारदा जो चिटफंड घोटाले का मामला है, इनका नाम भी शामिल था। सीबीआई इनके घर और दफ्तर 2014 में छापेमारी कर रही थी, लेकिन अचानक जो है वो अगस्त के महीने में 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद से ये पूरा मामला दब गया लगता है। अभी तक हमने किसी तरह की कार्रवाई की कोई खबर हमने अभी तक नहीं सुनी है। ये तमाम जो आपको मैंने मुख्य केस बताए हैं, इसके अलावा अगर आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस के, तो पेज नंबर 6 साफ तौर पर और लोगों के नाम बताता है। इनमें अलग अलग नाम हैं, आप विस्तार से, मैं चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट को आप पढ़ें जरूर। इसमें जो नाम है, विश्व शर्मा के बाद हसन मुशर्रफ का नाम है, शुगर से जुड़ा हुआ, शुगर प्रोब से जुड़ा हुआ इनका मामला है, भावना गवाली हैं। इसके अलावा आ जाते हैं इसके यामिनी और यशवंत जाधव हैं, और इसके बाद हैं अब सीएम रमेश, रणेंद्र सिंह, संजय सेठ, सुवेंदु अधिकारी। इनका पूरा मामला था, आपको याद होगा, बंगाल से गोवा तक जिस तरह से टिकट को लेकर ये पूरा मामला हुआ। इन्होंने टीएमसी से बीजेपी ज्वाइन कर ली 2020 में। ये अप्रैल 2017 की बात है। सीबीआई ने इन नारदा जो स्टिंग केस था उसमें इनका नाम दर्ज हुआ था, और उसके बाद अप्रैल 2019 में सीबीआई ने ये चाहा था कि इनको सैंक्शन किया जाए। लोकसभा स्पीकर से इस बात की मांग की थी
और उस वक्त लोकसभा के एमपी थे ये। 2020 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिलहाल इनका मामला ये चल रहा है कि सैंक्शन अभी तक स्पीकर से नहीं मिल पा रहा है। स्पीकर से भी ये सैंक्शन नहीं मिल पा रहा है। स्पीकर महोदय भी जानते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब ये भाजपा चले गए हैं। ये जाने माने केस हैं, कुछ जाने माने हैं, कुछ बहुत ज्यादा जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं कि गीता का भी ये मामला है, सीबीआई से जुड़ा हुआ मामला है और अभी तक कोई इस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। सोभान चैटर्जी का मामला है। इसके बाद आते हैं छगन भुजबल। ये आपको याद है, छगन भुजबल ने एनसीपी से बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, पिछले साल की बात है, 2023 की। और इस पूरे मामले की जो क्रोनोलॉजी, जो अमित शाह का फेवरेट वर्ड है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो मार्च 2016 में ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। इसके अलावा चार्जशीट फाइल कर दी थी अप्रैल में 2016 में। 18 में उनको बेल मिल गई थी 2 साल की जेल टर्म के बाद। 21 में उनको स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया 2021 में। 2023 में वो एनडीए का हिस्सा बन गए। नवंबर 2023 में स्पेशल कोर्ट ने कहा कि बहुत धीरे धीरे ये मामला पूरा चलता रहा और दिसंबर 2023 में ईडी ने विड्रॉ कर ली वो पिटीशन, जिसमें पिटीशन चैलेंजिंग कोर्ट परमिशन फॉर फॉरेन ट्रैवल के अब ये विदेश जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ट्रायल अभी भी चल रहा है। कृपा शंकर सिंह का मामला आता है अगला, दिगंबर कामत का मामला आता है, बहुत सारे मामले हैं। अशोक चवन का मामला आता है कि ये जो पूरा हाउसिंग स्कैम आपको याद होगा, जो आदर्श सोसाइटी वाला पूरा मामला था, ये भी 2011 से चल के अभी जो ट्रायल चलने वाला था उस पर स्टे हो चुका है। नवीन जिंदल नया मामला आया है ये, बिल्कुल नवीन जिंदल का मामला 2024 में ही। अभी देखिए इन्होंने अभी 2 हफ्ते भी इस बात को नहीं गुजरे हैं जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन ईडी की प्रोब चल रही थी। अब इसके बाद तपस रॉय हैं, अर्चना पाटिल हैं, गीता कोडा हैं, बाबा सिद्दीकी जिनका इंटरव्यू भी मैंने किया था वायर पे। इसके अलावा ज्योति मिर्धा हैं और सुजाना चौधरी हैं। ये तमाम मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। पूरे 25 लोगों के मामले हैं, जिसमें मैं बताया इस रिपोर्ट में कि 23 को जो है वो या तो मामले ठंडे बस्ते में चले गए हैं या क्लोजर रिपोर्ट है। अब मैं सोचती हूँ कि नरेंद्र मोदी, उनका वो भाषण सुनवाती हूँ आपको जो उन्होंने 15 अगस्त को दिया था। और 15 अगस्त को इस भाषण में किस तरह से सीना ठोक के वो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया है। ये मोदी का कमिटमेंट है, ये मोदी इस बात को कह रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं उम्र भर लड़ता रहूंगा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ये व्यक्ति अभी अगस्त के महीने में 2023 में इन्होंने इस बात को कहा, और आज अब अप्रैल आते आते इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले बीजेपी पूरे तरीके से सबसे भ्रष्ट पार्टियों के तौर पर उभर रही है। मुझे लगता है इतिहास की अगर सबसे भ्रष्ट पार्टी भी अगर इसी तरह के एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशंस हों तो मुझे इस बात का विश्वास है कि बीजेपी पूरे भारत के जो राजनीतिक इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी के तौर पर उभरेगी। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा।